हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द कोरियर। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। इसलिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें चाइना के हांगकांग शहर के पोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे कार्गो लाए जा रहे थे। इनमें से एक कार्गो को एक ट्रक पर लोड किया जाता है और फिर उस कार्गो को फुल सिक्योरिटी के बीच से एक वेयर हाउस तक पहुंचाया जाता है। आगे उस कार्गो को ओपन किया जाता है तो हम देखते हैं वो पूरा कार्गो नोटों के बंडल से भरा हुआ था और उन नोटों के बंडल के बीच में एक लड़का बैठा हुआ था। आगे वो लड़का कहता है, मेरा नाम इवान मार्केस है, मेरा जन्म स्पेन के बेराकस में हुआ है, मेरे साथ इस कार्गो में 1.55 बिलियन यूरो कैश है। आगे उन पैसों को काउंट किया जाता है और इवान हमसे कहता है 1.55 बिलियन यूरो को मैंने हांगकांग में कुरियर करवाया है और इसका कमीशन मुझे इस अमाउंट का 3% मिला है। आगे इवान हांगकांग में पार्टी कर रहा होता है तभी पुलिस वहाँ पर आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। मूवी में आगे हमें 2001 की मैड्रिड की घटना बताई जाती है। जब इवान एक मामूली सा ड्राइवर था, यानी वो गाड़ियों को पार्किंग में लड़ाई करता था और जब भी रेस मालिकों को जरूरत थी वो उनको गाड़ी रखकर उनके हाथ में सौंप दिया करता था। आगे इवान अपना काम खत्म करके अपने घर पर जाता है। तब इवान की मॉम कहती, तुम्हारे डैड तुम्हें सुपरमार्केट में काफी मिस कर रहे थे। तब इवान अपने डैड को देखता है जो अपने छोटे से सुपरमार्केट में अपना काम कर रहे थे। तो इवान कहता है, हाँ मुझे पता है वो मुझे याद कर रहे होंगे पर मैंने कुछ दूसरे प्लान है, मैं उनका ये काम नहीं करना चाहता। आगे इवान कहता है, एक समय था जो मेरे पिता मेरे हीरो हुआ करते थे। आगे हमें इवान के पिता को दिखाया जाता है जो एक बैंक में लोन लेने जाते हैं और तब उनके साथ उनका बेटा इवान भी मौजूद था। इवान के पिता का सपना था कि वो लोन लेकर मैरिड बैंक खोलना चाहते थे। ये समय सन 1992 का था जब स्पेन में लगातार डेवलपमेंट हो रहा था। इसी समय इवान के फादर ने अपना रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और ये बिजनेस काफी अच्छा चल पड़ा था। और इसी के अगले साल 1993 में देश में इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था। इवान के पिता का बिजनेस भी ठप पड़ गया था और वो भी लोन की रकम नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए उन्हें भी सब कुछ बेचना पड़ रहा था। अनएम्प्लॉयड रेट 25% तक बढ़ चुका था। इस घटना के बाद से इवान के पिता बहुत दुखी हुए और वो दिन भर टीवी देखते रहते थे और देश के नेता और पॉलिटिशियन को कोसते रहते थे। इवान भी अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर उसे दूरी बनाने लगा। आगे कुछ लोग होटल में पार्टी कर रहे थे तो इवान का दोस्त कहता है, तू वो पार्टी में देख रहे हो मिस्टर माइनर को, वो काफी रईस आदमी है। मिस्टर माइनर काफी नशे में था और वो पार्टी छोड़कर एक सूटकेस अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गया था। ये देखकर इवान अपने दोस्त को कहता है, ठीक है उसे मैं संभालता हूँ। मिस्टर माइनर होटल से बाहर आता है तब इवान उसके लिए उसकी गाड़ी लेकर जाता है। माइनर काफी नशे में था और वो खड़ी खड़ी हिल रहा था। तब इवान कहता है, सर यदि आप चाहो तो मैं आपके लिए कोई टैक्सी बुलवा सकता हूँ। माइनर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गाड़ी चला लूंगा, मुझे सुबह 9 बजे तक किसी भी तरफ से पहुँचना है। यदि तुमने मुझे सही समय पर पहुँचा दिया और मेरे पास शावर करने का टाइम बच गया तो मैं फिर तुम्हें पूरे 500 यूरो दूंगा। तब इवान पूरी रात गाड़ी ड्राइव करके सुबह 9 बजे से पहले मिस्टर माइनर को ब्रुसेल तक पहुंचा देता है और मिस्टर माइनर अपना सूटकेस लेकर एक दरवाजा खटखटाते है। तभी एनी नाम की लहरी दरवाजा खोलती है। तब एनी इवान को देखकर पूछती है, ये आदमी कौन है? माइनर कहता है, वो कोई नहीं है, चलो हम काम खत्म करते हैं। आगे एनी मिस्टर माइनर के साथ ऊपर चली जाती है। इवान नीचे इंतजार करने लगता है और थोड़ी देर बाद माइनर वापस नीचे आता है। तब उसके पास उसका सूटकेस नहीं था और वो इवान को 300 यूरो दे देता है। तब इवान कहता है, लेकिन 300 यूरो क्यों? मैंने तो 110 की स्पीड से गाड़ी भगाई थी। माइनर कहता है, लेकिन मुझे शावर का टाइम बिल्कुल नहीं मिला जो कि हमारे बीच तय हुआ था। यह कहकर माइनर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। माइनर के वहाँ से जाने के बाद इवान उस दरवाजे को खटखटाता है। तब एनी वापस नीचे आती है और इवान उसे कहता है, वो आदमी कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या काम करते हो, लेकिन वो आदमी जो आपके लिए काम करता है वो काम मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। क्या आपको बताइए वो आदमी आपके पैसे चुराता है। तब एनी इवान को ऊपर ही रुकने का बोलकर ऊपर चली जाती है। आगे एनी ऊपर जाकर उन पैसों को काउंट करवाती है जो माइनर लेकर आया था। आगे एनी नीचे जाकर इवान से कहती है, तुम बिल्कुल सही थे, तुम्हारा नाम क्या है? इवान कहता है, मेरा नाम इवान मार्केस है। एनी पूछती है, और तुम अभी क्या करते हो? इवान कहता है, मैं एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। एनी कहती है, क्या तुम 10,000 यूरो पाना चाहते हो? इवान कहता है, हाँ बिल्कुल। आगे एनी इवान को कुरियर करने के लिए एक मिनी ट्रक भेजती है। तभी हमें बताया जाता है कि इवान जब माइनर को ब्रुसेल छोड़ने जा रहा था तब माइनर काफी नशे में था। उसी वक्त इवान ने गाड़ी रोकी थी
और इवान ने गाड़ी की डिक्की में पड़े मानव की सूटकेस को ओपन किया था और पूरा सूटकेस पैसों से भरा हुआ था। तब इवान ने उन पैसों में से पहले ही कुछ पैसे निकाल लिए थे और जब उसने एनी को पैसे कम होने की बात बताई तो वो पैसा सचमुच कम निकला था। आगे इवान उस मिनी ट्रक को फ्रांसिस्को एस्किमेट नाम के आदमी के घर पर ले जाता है और फ्रांसिस्को के साथ उसकी बेटी लेटिसिया भी मौजूद थी। उस मिनी ट्रक में घोड़ा था जो फ्रांसिस्को अपनी बेटी लेटिसिया को बर्थडे पर गिफ्ट करता है। आगे फ्रांसिस्को एक बैग में पैसा भरकर इवान से सवाल करता है, तुम एनी के लिए कब से काम कर रहे हो? तब इवान कहता है, ये मेरी उनके लिए फर्स्ट ट्रिप है। तब फ्रांसिस्को इवान को सूटकेस देते हुए कहता है, संपत्ति हमेशा उसे मिलती है जो प्रोफेशनल होता है, उसे कभी नहीं मिलती जो विवेकशील या हार्ड वर्किंग होता है। यह सुनकर इवान अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। इवान रास्ते में वापस जा रहा था और वो कहता है, मुझे पहली बार 10,000 यूरो मिले थे ब्रुसेल से मैड्रिड जाने के लिए और वापस ब्रुसेल लौटने के लिए, और ये मेरी अब तक की जिंदगी की सबसे अच्छी रील थी। पर सब कुछ इतना आसान नहीं होता और तभी इवान की गाड़ी का पीछा एक पुलिस की गाड़ी करने लगती है। पुलिस वालों के कहने पर इवान अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देता है। इवान पेपर दिखाता है। तब वो पुलिस ऑफिसर पूछता है, क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? तब इवान कहता है, नहीं, ये गाड़ी मेरे फ्रेंड की है। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है, तो चलो गाड़ी की डिक्की खोलो। इवान अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसमें वही पैसों वाला सूटकेस था। वही खड़ा पुलिस ऑफिसर उस सूटकेस को खोलता है तो वो पूरा सूटकेस नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। ये देख कर वहाँ खड़ा सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है, तो ये पैसा भी तुम्हारे फ्रेंड का है? इवान कहता है, नहीं, ये पैसा मेरा है, मैंने मैड्रिड में अपना अपार्टमेंट बेचा है, ये पैसा उसी से आया है। तो वही खड़ा दूसरा पुलिस ऑफिसर इवान के सर को कार के बोनेट पर मारता है। इवान समझ जाता है कि वो पुलिस वाले उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो इवान अपने पास से मोबाइल निकल के कहता है, मैं यहाँ से अभी जाऊंगा या फिर मैं स्पेनिश कॉन्सुलेट को कॉल कर दूंगा। यह सुनकर वहाँ खड़े पुलिस वाले इवान को बिना कुछ किए चुपचाप बाहर से निकल जाते हैं। इवान वो पैसा लेकर एनी के पास जाता है और एनी कहती है, जिन पुलिस वालों ने तुम्हें रोका था वो पुलिस वाले भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। यह सुनकर इवान कहता है, मुझे तो लगा था आप लोग मुझ पर विश्वास करने लगे हो। तब एनी कहती, हाँ, अब हम तुम पर 100% विश्वास करने लगे। उन पुलिस वालों को एनी के द्वारा भेजा गया था इवान को टेस्ट करने के लिए। आगे एनी इवान को पैसों का पैकेट देकर वो सूटकेस ले लेती है। आगे एनी और इवान दोनों एक पब में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद वो कसिनो में जाकर बैट लगाते हैं और पैसा जीतने के बाद होटल में जाकर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन इवान सुबह वापस एनी के घर पर जाता है और एनी इवान से कहती है, इवान, ये मेरे हस्बैंड है, फ्रांसवा लेटिसियर। फ्रांसवा को अपने सामने देखकर इवान शॉक रह जाता है क्योंकि फ्रांसवा लेटिसियर एक बहुत बड़े डायमंड स्मगलर का बेटा था और फ्रांसवा मेरी मैन का रोल भी अदा किया करता था फॉरेन करेंसी की ट्रैफिकिंग में। फ्रांसवा से मिलने के बाद इवान को कुरियर के लिए और ज्यादा पैसा दिया जाने लगा और उसे एक लग्जरी गाड़ी भी दिला दी गई पैसा कुरियर करने के लिए। सबसे पहले इवान को फ्रांसिस्को एस्किमेट के पास पैसा लेने जाना होता था। फ्रांसिस्को सारा पैसा एक सूटकेस में बंद करके इवान को दे दिया करता था। उसके बाद इवान उस सूटकेस को सुरक्षित बेल्जियम तक ले जाया करता था। एनी इवान के दिए हुए उन पैसों को ले जाकर डायमंड खरीदने का नाटक किया करती थी, यानी वो डॉक्यूमेंट में तो शो कर देते कि उन्होंने डायमंड खरीदे है, लेकिन उनका सारा पैसा बेल्जियम से स्विट्जरलैंड के उनके क्लाइंट के अकाउंट में भेज दिया जाता था। इस तरह से ब्लैक मनी वाइट हो जाती थी। लेकिन अब सवाल उठता है, फ्रांसिस्को एस्किमेट के पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से था? फ्रांसिस्को एस्किमेट को उनकी लॉबी में मिस्टर 3% कहा जाता था। फ्रांसिस्को के स्पेन में काफी सारे बड़े लोग के साथ लिंक थे, फिर चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो या बड़े बैंकर हो, राजनेता हो या फिर डेवलपर हो, इन सभी के बीच एक बात कॉमन थी। कुछ राजनेता राज्य की जमीन को अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया करते थे। उसके बाद बैंकर बहुत ही कम इंटरेस्ट पर हाउसिंग सोसाइटी को लोन दे दिया करते थे और जोन की जमीन पर हाउसिंग डेवलपमेंट और मॉल्स बनाने का काम शुरू कर दिया जाता था और आगे लागत बढ़ाकर हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट बेचे जाते थे। इन सारे काम में राजनेता, बिजनेसमैन, बैंकर और बिल्डर्स को काफी मुनाफा होता था और इस मुनाफे को वो टेबल के नीचे से काले धन के रूप में लिया करते थे और फिर ये सभी काले धन को फ्रांसिस्को एस्किमेट के पास भेज दिया करते थे। फ्रांसिस्को इन पैसों को बेल्जियम भेजने के लिए इन सभी से 3% कमीशन लिया करता था और इन पैसों को डायमंड की झूठी खरीदारी दिखाकर बेल्जियम से सीधा क्लाइंट के स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में भेजा जाता था। इस तरह से इस ब्लैक मनी को बाइक में कन्वर्ट किया जाता था। अब मूवी के अगले सीन में फ्रांसिस्को के घर में पार्टी चल रही होती है, तभी वहाँ पर फ्रांसिस्को की बेटी लेटिसिया आती है और इवान लेटिसिया से कहता है, आपने अभी तक भी अपना नाम नहीं बताया, और उसी वक्त वहाँ पर फ्रांसिस्को आकर इवान और लेटिसिया को बात करते हुए देख लेता है। तब फ्रांसिस्को इवान से कहता है, मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश बिल्कुल मत करना। फ्रांसिस्को इवान को कुरियर करने के लिए पैसों का सूटकेस देता है
अब मूवी के अगले सीन में हमें सन 2003 का समय बताया जाता है जब इवान को कुरियर का काम करते हुए काफी समय बीत चुका था और इवान जिनेवा में एनी से एक होटल में मिलता है और इवान एनी से पूछता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। एनी कहती है अब बेल्जियम पहले की तरह सेफ नहीं रहा और हमारे कुछ पार्टनर्स यहाँ पर भी है। वही रेस्टोरेंट में एक लुइस ओकानर नाम का आदमी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जोर जोर से बातें कर रहा था और वो अपने साथ सूटकेस और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उन्हें देखकर इवान कहता है उनके कपल होने की संभावना कहीं से भी नजर नहीं आ रही। तब एनी कहती है जब आपके पास एक ब्रीफकेस हो तो सारी संभावनाएं अपने आप बन जाती है और इवान और एनी भी अपना ब्रीफकेस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। एनी और इवान रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तभी वहाँ खड़ा यानिक नाम का गार्ड उन्हें देख रहा था। आगे एनी और इवान मिस्टर स्टोफल नाम के आदमी से जाकर मिलते हैं। मिस्टर स्टोफल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हेल्प से ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे वो लोकल ब्रांच ऑफिस से क्लाइंट के अकाउंट में सीधा पैसा भेज सकते थे। एनी और इवान मिस्टर स्टोफल के ऑफिस में जाकर उन्हें पैसों का सूटकेस दे देते हैं और मिस्टर स्टोफल कंप्यूटर में प्राइवेट बैंकिंग जिनेवा के अकाउंट से 14 मिलियन स्विट्जरलैंड के क्लाइंट के बैंक अकाउंट में भेज देते हैं। आगे इवान फोन पर अपनी मॉम से बात कर रहा था तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है और इवान देखता है कि लुइस ओकानर नाम की जिस आदमी को उसने रेस्टोरेंट में जिनेवा में देखा था उसका वीडियो फुटेज न्यूज चैनल पर चल रहा था जिसमें लुइस ओकानर बोल रहा था हम नए लग्जरी डेवलपमेंट प्लान पर काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हम म्युनिसिपल लैंड पर पूरा करेंगे जिसका अभी कोई यूज नहीं हो रहा है। ये देखकर इवान के दिमाग में एक प्लान आता है। अब आगे इवान उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसने लुइस ओकानर को देखा था। इवान रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था तभी लुइस भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। लुइस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे और इवान अपना बैग लेकर कहीं जाने लगता है। तो वहाँ खड़े यानिक नाम के गार्ड को इवान पर कुछ शक होता है और यानिक भी इवान के पीछे जाने लगता है। इवान एक रूम सर्विस लेडी को पैसा देकर लुइस के रूम का कार्ड ले लेता है। इवान लुइस के रूम में जाने वाला था लेकिन उससे पहले ही यानिक उसे पकड़ लेता है और यानिक इवान से सवाल करता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तब इवान कहता है तुम मेरा बैग ओपन करके उसके अंदर का पैकेट ओपन करो। यानी कि इवान का बैग ओपन करता है तो उसके अंदर पैसा था। इवान कहता है ये 10,000 यूरो है, तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। यानी कि उस पैसों की गड्डी को अपने पास रखकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने वाले थे। इवान कहता है मैं इस आदमी के रूम में ये मिनी कैमरा लगाने आया था। यानी कहता है तुम्हारा ये काम मैं कर लेता हूँ, तुम बाहर नजर रखो। आगे यानी लुइस के रूम का कार्ड लेकर लुइस के रूम के अंदर जाता है और वो कुछ जगहों पर हिडन कैमरा इंस्टॉल कर देता है। आगे वो दोनों कार में बैठकर लुइस और उसकी गर्लफ्रेंड के वीडियोस देखने लगते हैं जहाँ पर वो दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे थे। यानी कि इवान से पूछता है इस वीडियो के लिए तुम इस आदमी से कितना डिमांड करने वाले हो। इवान कहता है मैं इस वीडियो को निकालकर इससे कोई भी पैसा नहीं लेने वाला, बल्कि मैं तो इसे मजबूर करूंगा कि ये मेरा काम करे। यानिक कहता है क्या तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के लिए पार्टनर की जरूरत पड़ती है और इवान और यानिक दोनों ही पार्टनर बन जाते हैं। यानिक के पास फाइटिंग स्किल थी जो इवान के काम में शायद बहुत हेल्प करती। आगे इवान और यानिक दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी और वो दोनों साथ में एंजॉय करने लगे थे। अब मूवी के अगले सीन में इवान और यानिक एक गेट टुगेदर पार्टी में जाते हैं। इस पार्टी में लुइस ओकाना भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। इवान लुइस के पास जाकर कहता है मिस्टर ओकाना हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आगे यानिक और इवान लुइस को घर के अंदर ले जाकर उसे वो वीडियो दिखाते हैं। तब लुइस पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो। इवान कहता है हम पैसों को स्पेन से स्विट्जरलैंड भेजते हैं और हम यहाँ मार्बेला आपके शहर में अपनी ब्रांच ओपन करना चाहते हैं। एक्चुअल में हमें आपके कॉन्टेक्ट चाहिए। ये सुनकर लुइस सोचने लगता है और लुइस इवान से कहता है मुझे नहीं पता तुम कैसे काम करोगे, पर कोई भी अपना पैसा अनजान लोगों को क्यों देगा। इवान कहता है हम उनके लिए अनजान बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि आप ही उन्हें हमसे मिलवाओगे। आगे एक पार्टी में इवान और यानिक के साथ लुइस भी मौजूद था और लुइस इवान को उस पार्टी में आए बड़े बड़े लोग के बारे में बता रहा था। तब जहाँ पर ये पार्टी चल रही थी उसी जगह की पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उसी गाड़ी में रोहित नाम का पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था जो पार्टी में आए बड़े लोगों पर नजर रख रहा था। रोहित पार्टी में इवान को देखता है और वो अपनी जूनियर लुसिया से पूछता है ये लड़का कौन है। लुसिया कहती अभी मुझे नहीं पता, पर मैं इस लड़की पर भी नजर रखूंगी। आगे इवान उन सभी बड़े लोगों के साथ घर में मीटिंग कर रहा था और इवान उन सभी से कहता है हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल है, आपके पैसों को बिल्कुल सिक्योर तरीके से यहाँ से बाहर ले जाया जाएगा। तो वही बताए एक आदमी कहता है लेकिन हम लोग तो बहुत लंबे समय से फ्रांसिस्को एस्किमेज के साथ ये काम करते हैं और उसके साथ हमें कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, तो हम तुम्हारे साथ काम क्यों करेंगे जबकि हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है।
ये सुनकर इवान वही बैठे लुइस को देखने लगता है। तब लुइस कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप लोग इवान को नहीं जानते हो, लेकिन वो आपका ये काम बहुत ही सेफ तरीके से करेगा, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और इवान पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा नेफ्यू है। वो सभी लोग लुइस की बात मानकर इवान के साथ ही डील कर लेते हैं। आगे इवान और योनिक अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलकर एक बैग इवान को दे देता है। योनिक उस बैग को ओपन करके देखता है तो उस बैग में पैसा था जो कि अब इवान को कुरियर करना था। इवान वो पैसा होटल रूम में एनी को दिखाता है और एनी कहती है, अब फ्रांसिस को एस्किमेज का क्या होगा, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि तुमने उससे उसके क्लाइंट छीन लिए। इवान कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। आगे एक क्रूज पर पार्टी चल रही थी, वहाँ पर इवान और यानिक भी पहुँचते हैं और ऊपर जाकर इवान फ्रांसिस्को की बेटी लेटिसिया से बात करने लगता है। तब लेटिसिया कहती है, मैंने पिता तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तुम बिजनेस में काफी अच्छा कर रहे हो। तो इवान कहता है, मैंने अभी अकेले काम करने का तय किया है और मैं ये काम ठीक ठाक कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर फ्रांसिस्को भी आ जाता है और फ्रांसिस्को इवान से कहता है, इवान तुम यहाँ पर। तब लेटिसिया वहाँ से चली जाती है और फ्रांसिस्को कहता है, आखिर तुमने अपने दांत साफ करवाई दिए, तुम अभी बहुत पैसा कमा रहे हो और मैं अभी बहुत पैसा खो रहा हूँ। मैं सप्लाई और डिमांड के मार्केट को अच्छी तरह समझता हूँ, तुम मेरे क्लाइंट को तोड़ते जा रहे हो और मैं उसका नतीजा भुगत रहा हूँ। तभी वहाँ यानिक आ जाता है और वो इवान से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? इवान कहता है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। और यानिक और इवान दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों गाड़ी से आ रहे थे तभी उनकी गाड़ी के सामने आकर एक गाड़ी खड़ी हो जाती है और उस गाड़ी में से कुछ आदमी निकलकर इवान और यानिक दोनों को मारने लगते हैं और वो लोग उन दोनों की पिटाई करके वहाँ से निकल जाते हैं। इवान समझ गया था कि उन पर ये हमला किसने करवाया था। आगे इवान यानिक को लेकर फ्रांसिस्को के घर पर जाता है। तब फ्रांसिस्को पूछता है, तुम लोगों को ज्यादा चोट तो नहीं आई? तब इवान कहता है, हम लोग ठीक है, हम लोग अभी भी मार्बल नहीं छोड़ने वाले। हम लोग ये भी जानते हैं कि कोस्टा डेल सोल दुनिया का स्वर्ग है, पर इस स्वर्ग में हम आपकी परमिशन के बिना काम नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके क्लाइंट की कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। आपके क्लाइंट हमेशा आपके क्लाइंट रहेंगे, हम उनके साथ डील नहीं करेंगे और जो हमारे क्लाइंट के पास से हमें कमीशन मिलेगा उसमें से 10% हम आपको देने के लिए तैयार है। फ्रांसिस्को से डील करके यानिक और इवान दोनों अपने काम में जुट जाते हैं और रोजाना अपने क्लाइंट का पैसा कुरियर करके स्विट्जरलैंड भेजने लगे थे और उससे मोटा पैसा भी कमाने लगे थे। पैसों के साथ साथ इवान की अय्याशी करने की आदत भी बनने लगी थी। आगे हमें 2005 का समय बताया जाता है जब एनी इवान के अपार्टमेंट में जाती है। तब इवान के अपार्टमेंट से कोई लड़की बाहर निकलती है। ये देखकर एनी गुस्सा होकर इवान को उसके रूम में रखकर जलाती है और एनी इवान से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इवान बाहर जाकर बैठता है तब एनी उससे कहती है, फ्रांसो मेरे हस्बैंड को टिप मिली है कि पुलिस हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम लोग मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, इसलिए हमें हमारा काम संभल के करने की जरूरत है। ये कहकर एनी वहाँ से चली जाती है। आगे इवान यानिक के साथ कोई पार्टी में जा रहा होता है तभी वो देखता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। इवान पार्टी में पहुंचता है तो वहाँ पर लुइस उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहीं पर इवान को लेटिसिया भी मिलती है और इवान उससे बात करने लगता है। लेटिसिया भी इवान से इम्प्रेस हो गई थी और वो उसे अपना नंबर देकर बाहर से निकल जाती है। आगे यानिक और इवान पार्टी में थे तब यानिक इवान से कहता है, तुम्हें लेटिसिया से दूर रहना चाहिए, उसके पिता ने तुम्हें वार्निंग दी है। तो इवान कहता है, वो सब छोड़ो और वो गाड़ी देखो, मैंने कहा था ना कोई हमारा पीछा कर रहा है। इवान उस गाड़ी के पास जाकर गाड़ी में बैठे आदमी से कहता है, मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। तब वो लोग इवान और यानिक को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाते हैं और उन दोनों को इंस्पेक्टर मैनुअल राइट से मिलवाते हैं जो उनके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो इवान कहता है, क्या आप लोग बताओगे आपकी टीम हमारा पीछा क्यों कर रही है? तो इंस्पेक्टर कहता है, देखो हम तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा मिलना जुलना लुइस ओकाना और फ्रांसिस्को एस्किमेज जैसे लोगों के साथ है। ये लोग जो काम करते हैं उसका रास्ता सीधे जेल की तरफ जाता है, इसलिए उनके साथ साथ तुम्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए बताओ तुम जेल में जाना चाहते हो या अपने बॉसेस को भेजना चाहते हो? वो एक से बात करके इवान और यानिक दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। तब यानिक कहता है, इवान हम फंस चुके हैं। तो इवान कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, यदि हम एस्किमेज को पकड़वा देंगे तो हम आराम से बाहर अपना बिजनेस कर पाएंगे। इवान पुलिस के दौरे पकड़ाना जाए और फ्रांसिस्को एस्किमेज और लुइस को शक न हो कि उसकी वजह से वो पकड़े गए हैं, इसलिए इवान पुलिस की कार्रवाई से पहले ही विदेश जाने का प्लान बनाता है। विदेश निकलने से पहले इवान लेटिसिया को भी कॉल करता है अपने साथ जाने के लिए और आगे लेटिसिया और इवान प्राइवेट प्लेन में पेरिस के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों प्लेन में ही इंटीमेट होने लगते हैं। आगे इवान लेटिसिया को प्रपोज करके उसे एक रिंग गिफ्ट करता है और लेटिसिया उस रिंग को देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ स्पेन में पुलिस करप्शन में शामिल सभी लोगों को पकड़ने लगती है
और उन सभी के एसेट सीज करने लगती है। पुलिस सिटी काउंसलर डेवलपर के साथ साथ लुइस ओकाना और फ्रांसिस्को एस्किमेज को भी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि ये लोग काला धन विदेश भेजने का काम कर रहे थे। लेटिसिया भी इवान के साथ मौजूद थी और वो ये न्यूज देखती है। लेटिसिया देखती है कि उसके पिता भी पकड़े जा चुके हैं। ये देखकर लेटिसिया बिना कुछ कही अपना सामान पैक करने लगती है वापस स्पेन जाने के लिए, और लेटिसिया इवान को बाय करके वहाँ से चली जाती है। लेटिसिया के वहाँ से जाने के बाद इवान मन ही मन खुश होता है, क्योंकि फ्रांसिस्को एस्किमेज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसने पुलिस की हेल्प की थी। आगे इवान एनी और उसके हस्बैंड फ्रांसवा से मिलता है और इवान कहता है, मैं जानता हूँ एस्किमेज के साथ क्या हुआ, पर सब कुछ ठीक है, अब एस्किमेज के क्लाइंट को हम हैंडल करेंगे। तब एनी कहती है, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर शांत रहना चाहिए, क्योंकि हम भी पकड़े जा सकते हैं, जल्दी ये बम बस्ट हो जाएगा। पूरे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए। तब इवान उनकी बात मानकर अय्याशी के काम में लग जाता है, क्योंकि उनके पास काफी सारा पैसा बचा हुआ था। एक दिन इवान सुबह लड़कियों के साथ सोया हुआ था, तभी वहाँ पर लेटिसिया आ जाती है और वो इवान को लड़कियों के साथ सोता देख उसके मुंह पर रिंग फेंक कर वहाँ से चली जाती है। आगे हमें 2007 का समय बताया जाता है, जब 21वीं सदी का बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। रियल एस्टेट बबल बस्ट हो गया था और ये सब अमेरिका में लेमन ब्रदर क्राइसिस के दौरान हुआ था। इसका इफेक्ट पूरी दुनिया और स्पेन पर भी पड़ा था। आगे हमें वापस इवान को दिखाया जाता है जब उसका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था और वो पहले की तरह एक छोटे रेस्टोरेंट में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा था। इवान अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था, तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट में आए 2 चाइनीज आदमियों पर पड़ती है। वो दोनों चाइनीज आदमी रेस्टोरेंट के मालिक से पैसा लेकर बाहर निकल जाते हैं। तब इवान भी उनका पीछे करने के लिए बाहर जाता है और इवान अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को पीछे करने लगता है। तब इवान देखता है वो दोनों चाइनीज आदमी गाड़ी रोककर एक दूसरे शॉप से भी पैसा कलेक्ट करने लगते हैं। आगे इवान जेल में उसके पार्टनर लुइस ओकाना से लेकर मिलता है और उससे चाइनीज गैंग के बारे में पूछता है जो शॉप से पैसा कलेक्ट करती है। लुइस कहता है उस गैंग के लीडर का नाम याओ मिंग है। याओ मिंग भी बहुत बड़ी मात्रा में काले धन का हेयर पे करवाता है। जो शॉप से वो पैसा कलेक्ट करता है वो तो उसके लिए मूंगफली के बराबर है। इवान कहता है तो उसके पास पैसा आता खास है। लुइस कहता है वो चाइना से स्पेन में काफी सारा सामान इंपोर्ट करवाता है और वो चाइना से सस्ते में सामान मंगवा कर स्पेन में महंगा बेचता है, लेकिन उसने चाइना के जिस डीलर से सामान मंगवाया है उसे पे करना पड़ता है और वो ये पैसा चाइना में कैश में बेचता है। इवान पूछता है लेकिन वो स्पेन से चाइना पैसे किसे बेचता है? लुइस कहता है उनका तरीका बहुत ही पुराना है। आगे हमें दिखाती है कि वो लोग स्पेन से चाइना जाने वाले लोगों के साथ वो पैसा बेचते हैं और उनके कमर में नोटों की गड्डियां बांधकर या उनके सामान में चुपके से नोटों की गड्डियां छिपाकर, और इन सब काम में उनका पैसा पकड़ा भी जाता है। आगे लुइस कहता है याओ मिंग भी हमारी तरह एम्बिशियस है, यदि हम उसे ऐसा कोई सिस्टम प्रोवाइड करवा दे जिससे वो आसानी से अपने पैसे चाइना भेज सके तो उससे तुम्हें भी पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। आगे इवान जेल से बाहर निकलकर एनी से मिलता है और वो उसे अपना प्लान बताता है कि वो चाइनीज गैंग के साथ काम करना चाहता है। चाइनीज बहुत बड़ी मात्रा में स्पेन से अपने पैसे चाइना भेजते हैं, हम उनका पैसा कुरियर करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। एनी कहती है इवान अब सब कुछ बहुत बदल चुका है, अब स्विट्जरलैंड पैसा भेजना इतना आसान नहीं रहा। गवर्नमेंट काफी सारे अकाउंट्स को कंट्रोल करती है। क्राइसिस के दौरान काफी सारा पैसा अपोजिट डायरेक्शन में बहा और अब हमारे क्लाइंट को कैश की जरूरत है। अब हमें कैश में पैसा वापस स्पेन लाना होगा। ये सुनकर इवान कहता है मेरे पास एक आइडिया है। आगे एनी इवान के साथ जाकर योमिन नाम के चाइनीज गैंग लीडर से मिलती है। इवान योमिन को डील समझाते हुए कहता है हमारे क्लाइंट के पास स्विट्जरलैंड में काफी सारा कैश मौजूद है, हम वो पैसा आपके चाइनीज बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। बदले में आपको आपका कैश जो स्पेन में मौजूद है उसे हमें देना होगा। आपका पैसा सही सलामत चाइना भेजने के एवज में आपको हमें 3% कमीशन देना होगा। तब इवान योमिन का चाइना का बैंक अकाउंट नंबर लेकर अपने आरबी स्टोफेल से बोलकर योमिन के अकाउंट में 3 लाख यूरो ट्रांसफर करवा देता है और योमिन को उसी वक्त मैसेज आ जाता है। ये देखकर योमिन इवान और एनी से डील कर लेता है। योमिन के साथ काम करके इवान का काम काफी अच्छा चल रहा था। आगे इवान अपने घर पर आता है तो वो देखता है एनी काफी परेशान थी और वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। एनी इवान को न्यूज़पेपर दिखाकर कहती है ये देखो हम बर्बाद हो गए। तब इवान न्यूज़पेपर देखता है जिस पर न्यूज छपी थी फाइशानी लिस्ट, जिसके कारण बहुत बड़ा फ्रॉड उजागर हुआ है। ये देखकर इवान पूछता है इस न्यूज का मतलब क्या है और ये फाइशानी कौन है?
एनी कहती है पाइचानी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टोफल के लिए काम करता था। उसने स्टोफल को धोखा देकर हमारे क्लाइंट के सारे स्विट्जरलैंड की बैंक डिटेल उजागर कर दी है। स्टोफल हमारा सारा पैसा लेकर गायब हो गया। इवान अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। आगे इवान और एनी जल्दी से उनके होटल रूम से भागने लगते हैं, पर रास्ते में ही चाइनीज गैंग वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उन्हें पकड़कर सीधा योमिन के पास ले जाते हैं। योमिन कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुमने पहले भी अपने पार्टनर की मुखबरी करके उन्हें जेल में जाए, आज नहीं तो कल तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और तुम उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दोगे और मुझे भी तुम्हारे पिछले पार्टनर्स की तरह जेल जाना होगा। ऐसा कहकर योमिन इवान और एनी को अपने आदमी को मारने के लिए कहता है। तो इवान कहता है रुको रुको, मुझे मत मारो, हमें मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो पैसा तुम्हारा स्पेन में, तुम उसका क्या करोगे? मैं मानता हूँ हम स्विट्जरलैंड के जरिए अब तुम्हें चाइना पैसे नहीं भिजवा सकते, पर मैं कोई न कोई रास्ता निकाल कर तुम्हारा सारा पैसे चाइना भिजवा सकता हूँ। योमिन इवान की बात मानकर उसे छोड़ देता है। आगे इवान वो सारा कैश पैसा एक कंटेनर में रखवा देता है। आगे इवान एनी को अलविदा कहकर कंटेनर में जाकर बैठ जाता है और एक जहाज के द्वारा उस कंटेनर को हांगकांग भेज दिया जाता है और इवान हांगकांग में पहुंचकर वो सारा पैसा योमिन के आदमी को सौंप देता है। आगे इवान पैसा पहुंचाकर हांगकांग में पार्टी कर रहा था, तभी वहाँ चाइनीज पुलिस आ जाती है और पुलिस ऑफिसर इवान को कहता है स्पेनिश पुलिस द्वारा आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया है। आगे इवान स्पेन में इंस्पेक्टर रॉय के सामने बैठा हुआ था। तब रॉय कहता है मैं तुम्हें लॉयर से मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा होगा, पर अभी तुम्हें ऐसे 15 से 20 साल तक की जेल होगी। तो इवान कहता है तुम्हें सबके बारे में किसने बताया? जरूर फ्रांसिस्को ने बताया होगा या फिर चाइनीज गैंग वालों ने। तब रॉय इवान को कहता है हमने उसे ऑफर दिया, क्या तू अपने प्यार को चाहती हो या फिर अपनी आजादी चाहती हो? तो उसने अपनी आजादी को चुना। रॉय इवान को बता रहा था कि उसके खिलाफ एनी ने गवाही दी। यह कहकर रॉय वहाँ से चला जाता है। आगे पुलिस इवान को ले जा रही थी, तभी वो रास्ते में एनी को देखता है जिसने उसके खिलाफ पुलिस को गवाही दी थी। इवान भी समझ जाता है कि एनी ने ही उसे फंसाया है। एनी पुलिस को अपने सारे क्लाइंट की डिटेल बता देती है और पुलिस स्पेन में सभी जगह सर्च ऑपरेशन चलाती है। पुलिस योमिन को भी पकड़ लेती है जिसके पास 1.2 बिलियन कैश बरामद होता है और इवान भी जेल में ये न्यूज देखता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।